आम आदमी की चर्चा लोग करते हैं, किस आम आदमी की बात कर रहे हैं? सभापति महोदय, अब हमको उम्मीद है कि ये बीच में दूसरों को नहीं टोकेंगे, हमको पूरा विश्वास है। 22 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के समेत सदन में भाषण किया था और ये सदन आज इस पर चर्चा कर रहा है। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह सरकार के पिछले उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज माना जाता है और यह परंपरा भी रही है और यही कारण रहा है कि सर्वानुमति से उस अभिभाषण का सभी सम्मान करके उसको पास भी करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं। लेकिन 22 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण संसद सदन में पढ़ा था, आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को भी यूपीए सरकार ने गिराया है और महामहिम राष्ट्रपति के मुख से भी असत्य और झूठे वक्तव्य देने का प्रयास किया था, गलत बयानी देने का प्रयास किया था। अभिभाषण पूरी तरह दिशाहीन है। पिछले पौने 6 वर्षों से यूपीए सरकार केंद्र में शासन कर रही है। इन 6 वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल रही है। भौतिक विकास के मोर्चे पर इस सरकार ने ओछे आश्वासनों के सिवाय इस देश को कुछ भी नहीं दिया। तांत्रिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय यूपीए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। महोदय, वोट बैंक की राजनीति, क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का करके और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके कब तक होती रहेगी? आज यह एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सम्मुख है। हमें आश्चर्य हो रहा था कि पिछले सदन में जब हम लोग यहां पर आए थे तो पहले ही दिन गन्ना मूल्य को लेकर के यहां पर पूरे विपक्ष ने आंदोलन किया था और उसका परिणाम था कि चीनी के दाम पहले ही बहुत ज्यादा बढ़े हों, लेकिन किसानों को कुचलने के लिए सरकार ने, गन्ना किसानों को कुचलने के लिए एक साजिश रची थी और विपक्ष की एकता के कारण पहली बार किसानों को, जब पूरे विपक्ष ने पुरजोर ढंग से उस आवाज को उठाई थी, तो पहली बार किसानों को, गन्ना किसानों को कुछ वाजिब मूल्य उसका मिल पाया था। अन्यथा जो साजिश ये सरकार कर रही है, इस बार महंगाई के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने देखा है, पूरा देश त्रस्त है। इन 6 वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ी है। किसानों की उपज का दाम नहीं बढ़ा। किसान जो पैदावार करता है उसका दाम नहीं बढ़ा, लेकिन खाद का दाम सदन प्रारंभ होने से पहले पर बोरा। दिक्कत यह है कि ये एक पैराडॉक्स है, जब इधर से बोलते हैं वो कहते हैं कि सत्य बोल रहे हैं, क्या किया जाए? नहीं, किसान के उपज का दाम निरूपम जी, अच्छा निरूपम जी, जब आपकी उम्मीद हम आपकी भावनाओं को हम लोग जानते हैं। नहीं, ये योगी जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। मुझे खाद और बीज के दाम बढ़े हैं, जिस स्पीड से बढ़े हैं, जो उसका रेट बढ़ा है, मुझे लगता है कि उसकी तुलना में किसानों को उसकी उपज का दाम नहीं दिया गया। महंगाई पे इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। प्रधानमंत्री और माननीय खाद्य और रसद मंत्री के जो बयान बार बार आते रहते, पहली बार होता है कि खाद्य मंत्री बयान देते हैं, उसके अगले दिन चीनी के दाम 5 रुपए प्रति किलो बढ़ते हैं और ये लगातार
12 रुपए से पिछले 6 वर्षों में हम देख रहे थे कि 12 वर्ष यानी 6 वर्ष पूर्व 12 रुपए पर किलो चीनी था, और वही चीनी आज इन सब के घोटालों के कारण 50 रुपए पर किलो तक पहुंची है। दाल के दाम 28 रुपए प्रति किलो से बढ़ करके इन 6 वर्षों में 90 और 100 रुपए तक पहुंचे हैं। आम आदमी की चर्चा लोग करते हैं, किस आम आदमी की बात कर रहे हैं? पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट हो या षष्ठम वेतन आयोग की रिपोर्ट हो, कितने लोगों को उसका लाभ मिला होगा? 1 करोड़ नौकरी करने वालों को, उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो 5 करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। बाकी 115 करोड़ लोग क्या कर रहे होंगे? क्या उनके बारे में, क्या उन्हें आम आदमी की श्रेणी में सरकार नहीं समझती? और दूसरी तरफ घोषणाएं करती है कि हमारे भंडार पर्याप्त मात्रा में भरे हुए हैं। अगर भंडार भरे हैं तो देश के लोग भूखों क्यों मर रहे हैं? पिछले 6 वर्षों में हजारों लोग भूख से मरे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मरे हैं, बिहार में मरे हैं, वेस्ट बंगाल में मरे हैं, उड़ीसा में मरे हैं, देश के तमाम क्षेत्रों में मरे हैं। लेकिन उसके लिए कोई भी व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। 10 लाख टन अनाज इनका भंडार में खराब होता है, चूहे खा जाते हैं, लेकिन गरीबों में अन्न गरीबों को उपलब्ध करा दिया जाए, इस सरकार के पास उसका कोई भी इस प्रकार की कोई योजना है ही नहीं कि उन लोगों तक उस अन्न को पहुंचाने की व्यवस्था इस सरकार कर सके। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने जो कुछ भी संवेद सदन में जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता को गुमराह करने के सिवाय वह और कुछ भी नहीं। और महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार आज पूरे देश की जनता के सामने कटघरे पे खड़ी है। 25 फरवरी को जब इस सदन में महंगाई पे चर्चा हो रही थी, तब भी सरकार बगलें झांक रही थी। उनके पास कुछ भी नहीं था कि जो उस पर सफाई दे सकें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पुनः 26 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत होता है तो बजट में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा करके उत्पाद शुल्क के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 2008 की तुलना में कम हैं, लेकिन उत्पाद शुल्क के नाम पर आज के दिन पर 2.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए डीजल और पेट्रोल पर लीटर दाम बढ़ा है। अगर उसका दाम आम उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ेगा, किराए पर पड़ेगा, बस और सामान्य जो टैक्सी की सवारी है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो यह सरकार पूरे देश की जनता के पेट पर लात मारने का कार्य कर रही है। आम लोगों की चिंता इस सरकार को नहीं है। इसलिए महोदय, महंगाई के मुद्दे पर यह सरकार देश की जनता के सामने कटघरे पर खड़ी है और साथ साथ इस बात को भी साबित करती है कि सरकार जमाखोरों और कालाबाजारियों को सीधे सीधे प्रेरित और प्रोत्साहित कर रही है, उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर इस देश की सुरक्षा अत्यंत भयावह हुई है। पूरे देश जिहादी आतंकवाद की चपेट में आया है। भारत इतना बड़ा देश, 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ था। इस देश ने तब भी संकल्प लिया था, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हुई थी, बार बार धमकियां दी जा रही थी, लेकिन एक तरफ पुनः ये सरकार घुटना टेक करके पाकिस्तान के सामने बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित करती है। पाकिस्तान कहता हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन जबरदस्ती उसके साथ बात करना चाहते हैं और पुणे का धमाका फिर होता है, निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। पूरा देश आज कश्मीर तक जिहादी आतंकवाद नहीं सीमित है, पूरा देश आज जिहादी आतंकवाद की चपेट में आया है। इस देश के अंदर कौन सा महानगर, कौन सा जनपद और कौन सा कस्बा है जिसमें जिहादी आतंकवाद का जुनून न सवार हुआ हो, जहां पर वो दिखाई न दे रहा हो, लेकिन सरकार मौन है, उस आतंकवाद को जानने का प्रयास ही नहीं कर रही है। लगातार देश के अंदर उनके द्वारा कभी इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर, कहीं लश्कर तोयबा के नाम पर लगातार ईमेल आ रहे हैं, लगातार धमकियां आ रही हैं। सरकार चेतावनी देकर के केवल देश की जनता को भय और आतंक के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर रही है। यह देश को सुशासन को ले जाने का दावा फिर भी सरकार करती है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर नक्सलवाद, मुझे याद है महोदय 2004 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार आई थी, उस समय देश के 6 राज्यों के मात्र 54 जिलों में नक्सलवाद था। इन 6 वर्षों में 23 राज्यों के 225 से अधिक जिले आज के दिन पर
दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नक्सलवाद की चपेट में आए हैं। नक्सलवाद के लिए आज भी इस सरकार के सामने यह सरकार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। किसी भी स्थिति में इस सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक गृह मंत्रालय, एक ये मेरे आंकड़े नहीं, आप जाइए नहीं, प्लीज। गृह मंत्रालय के आंकड़ों को जाकर के देखिए। आप जब सदन में आते हैं कुछ देख करके कुछ पढ़ करके आया करिए। हारून साहब कुछ आप पढ़ क्या, करके आया एक मिनट जोगी जी, आप बैठ जाइए एक मिनट। क्या बोलना चाहते हैं आप? Sir, you should not speak like that. Sir, after UPA coming to power, is it sir, we have, please the government आप has लोग controlled- please government has controlled Mr. Rashid, the Naxalism. do you think and that- one other thing, sir, whenever he नहीं, देखिए, stands, ये he is speaks it a about way? minorities. ये क्या Sir, तरीका है? Pragya Singh, who नहीं, ये is देखिए, Pragya Singh? आप Who is रूलिंग Pragya पार्टी के माननीय सदस्य हैं, ये आपको शोभा दे रहा है? सर। कृपया बैठ जाइए आप। जोगी जी, ये आदत छोड़नी पड़ेगी, ये ठीक आदत नहीं है। तो आपकी सरकार स्वयं सदन में प्रस्तुत करती है। ये ठीक नहीं है। आखिर इस हाउस को चलाना है, सबको मिल के चलाना है, किसी एक पर तो जिम्मेवारी नहीं है। अरे मैम, चेयर को तो एडजस्ट कर रहे हैं, मैं तो उधर देख ही नहीं रहा हूं। मैं तो उधर चेयर को ही देख करके बोल रहा हूं। मैं आपको भी नहीं देख रहा हूं, उनको भी नहीं देख रहा हूं। चेयर, हाँ। असल में मैं तो जोगी जी की तरफ देख रहा था, हमने उनको देखा ही नहीं, वो खड़े हो गए, तो मैं क्या करूं? अब आप कंक्लूड कीजिए जोगी जी। हम तो नारायण स्वामी को देखेंगे। अभी 12 मिनट हो गए। 12 मिनट, 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट में 5 मिनट इन्होंने डिस्टर्ब किया है। नहीं 1 मिनट देखिए, आपने 5 मिनट डिस्टर्ब कर दिया उनको, अब मत कीजिएगा। हाँ, चलिए। महोदय, ये नक्सलवाद की बात कर रहा था। पूरा देश आज नक्सलवाद की चपेट में है और तेजी के साथ वो फैलता जा रहा है। सरकार के पास आज भी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। जो लोग देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की धमकी दे रहे हैं, जो लोग भारत के संविधान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लोग भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, जो लोग देश के पुलिस के जवानों को मार रहे हैं, आखिर उनसे वार्ता किस प्रकार की वार्ता? उनसे किस बात की वार्ता? बिना शर्त अगर वे बातचीत करते हैं हथियार डाल करके और फिर भारत के संविधान पर विश्वास करने की बात करते हैं, इस प्रकार का आश्वासन देते हैं, तो वार्ता होनी चाहिए। अन्यथा 2004 की गलती पुनः न दोहराएं, जिसने 54 जिलों से 225 जिलों में फैलने के लिए उनको एक अवसर दिया है और एक पूरा देश का जो नक्सलवाद है, जो अलग अलग ग्रुपों में बटा हुआ था, पीडब्ल्यूजी के नाम पर, एमसीसी के नाम पर या तमाम अन्य जो गुटों में बटा हुआ था, इन लोगों ने उन्हें अवसर दिया एकजुट होने का। आज उसका परिणाम है कि पूरे देश को एक रेड कॉरिडोर में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बदलने का एक दुस्साहसिक सपना वे लोग भारत के अंदर देख रहे हैं। निश्चित ही उन्हें सत्ता से संरक्षण प्राप्त हुआ है। सत्ता के कुछ घटक दलों ने और सत्ताधारी दलों ने उन्हें प्रश्रय दिया है, अन्यथा इतना दुस्साहसिक तरीके से तेजी के साथ 6 वर्षों में 54 जिलों से 225 जिलों में नक्सलवाद नहीं फैल सकता था। महोदय, मुझे याद है 2003 में उल्फा की कमर तोड़ करके रख दी थी एनडीए सरकार ने असम के अंदर। भूटान की सरकार ने भूटान के अंदर उसका सफाया कर दिया था और बांग्लादेश के अंदर बर्मा को मजबूर कर दिया था कि उल्फा को ठिकाने नहीं बनाने दिया जाएगा उन देशों की धरती पर। आज उल्फा ने पुनः सिर उठाना प्रारंभ किया है। आज वह हिंदी भाषियों की हत्या असम के अंदर करवाता है। यह सरकार मौन है। हिंदी भाषी मारा जाता है, यह सरकार उस पर कुछ भी नहीं बोलती है। यह सरकार मौन होती है। क्षेत्रीयता की भावना इस देश के अंदर भड़काने में, वोट बैंक की राजनीति इस देश को, चाहे वह क्षेत्रीयता की भावनाओं को भड़काने के लिए और चाहे नक्सलवाद को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करके अलगाववादी और उग्रवादी तत्वों को वोट बैंक के रूप में देखने का जो नजरिया है, उससे महोदय किसी पार्टी को भले ही लाभ हुआ हो, लेकिन अंततः इस राष्ट्र की पूर्ण क्षति हो रही है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को उससे चोट पहुंच रही है। निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का मनोबल टूट रहा है। सरकार, कम से कम जो सरकार ने घोषणाएं की हैं इस अभिभाषण में, मुझे लगता है कि कोई स्पष्ट रणनीति नक्सलवाद के प्रति नहीं, पूर्वोत्तर के अलगाववाद के लिए भी उनके पास कोई भी इस प्रकार का वक्तव्य नहीं कि जिसको वह इसके माध्यम से व्यक्त कर सकें। महोदय, नेपाल, बहुत दिनों से नेपाल और भारत के परस्पर संबंध रहे हैं। नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में कहा जाता था
कि दो शरीर लेकिन आत्मा एक साझी संस्कृति, एक साझी विरासत, भारत और नेपाल की इस साझी विरासत और इस साझी विरासत को देखते हुए नेपाल और भारत के जो संबंध थे, भारत हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने 1751 किलोमीटर की सीमा को इस बारे में देखा था कि खुली सीमा दोनों देशों की थी। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज चीन ने घुसपैठ की है नेपाल के अंदर। 1751 किलोमीटर की पूरी सीमा असुरक्षित हुई है। आज चीन नेपाल के माध्यम से भारत को अस्थिर कर रहा है और उसके माध्यम से भारत के नक्सलवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा है। और चीन केवल उस 1751 किलोमीटर की सीमा को ही नहीं, आज उसने अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है, आज जिस प्रकार से लद्दाख के अंदर उसने घुसपैठ की है, वो भारत की संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती है। इस सरकार के द्वारा आसपास के देशों के साथ भी संबंधों को बहुत अच्छा नहीं बनाया। मुझे लगता है भूटान को छोड़ दिया जाए तो आज के दिन पर कोई पड़ोसी राष्ट्र भारत के समर्थन में खड़ा होने को तैयार नहीं। इस सरकार की वैदेशिक नीति की विफलता को प्रदर्शित करता है। नेपाल के संदर्भ में 1950 के दशक में तिब्बत के संदर्भ में जो गलती हम लोगों ने की थी, आज नेपाल के संदर्भ में वही गलती पुनः दोहराने का प्रयास हो रहा है इस सरकार की विफल वैदेशिक नीति। और वह स्पष्ट करता है कि लोग कहीं बाहर से संचालित हो रहे हैं, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है कि महामहिम राष्ट्रपति हर व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के प्रति सम्मान का भाव रखता है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से भी लोग झूठ बुलवा देते हैं। किस रूप में? इस भाषण में उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार गैस और पेट्रोलियम उत्पादों को आम आदमी तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना नाम से गांव में एलपीजी वितरण की नई योजना प्रारंभ की गई है। महोदय, पूर्णतः असत्य है। आज सुबह स्टार्ट क्वेश्चन यहां पर आया था, तब भी मैंने इस बात को कहा था। 2005 से एलपीजी का कोटा इन्होंने आधा कर दिया है। गांव की बात तो दूर, शहरों में भी कई कई दिनों तक लोग लंबी लाइन लगा रहे हैं और उनको एक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। प्लीज कंक्लूड नाउ। किल्लत है जोगी जी। ब्लैक किया जा रहा है, लगातार उसके दाम भी बढ़ाए और उसकी किल्लत भी है। एनडीए सरकार में सब फ्री था, जितना लेना है, जितना कोई ले सकता है, जितनी उसकी आवश्यकता थी, कोई कालाबाजारी नहीं थी। लेकिन आज गैस एलपीजी के नाम पर कालाबाजारी को इन्होंने प्रोत्साहित किया है। और यही नहीं, इन्होंने एक और घोषणा की है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार 2012 तक घर घर में बिजली पहुंचाने। वो तक गांव में बिजली है ही नहीं, जहां बिजली है भी। कंक्लूड कीजिए जोगी जी। गोरखपुर महानगर की मैं बात कर रहा हूं, नहीं अब वह बहुत उत्तर प्रदेश के कुछ महानगर हैं, बस 2-3 मिनट। जो उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख महानगर, उनमें से गोरखपुर एक है। गोरखपुर महानगर में बिजली मिलती है 12 से 14 घंटे। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि बिजली क्या होती है, क्योंकि जब वे सो जाते हैं तब बिजली आती है और जब जगते हैं तो पता लगा अंधेरा ही है। बिजली कभी देखा ही नहीं उन्होंने। एक घर घर में बिजली जलाएंगे, बिजली उत्पादन करेंगे नहीं। अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने की बात आती, चीन धमकाता है, प्रोजेक्ट को वापस ले लेते हैं। आखिर चीन के सामने हम क्यों दब्बूपन की नीति दिखा रहे हैं? क्यों बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, आप नामकरण कुछ भी करते, लेकिन उसमें भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश को पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने, बहुत सारे गांव थे जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ था, हम लोगों ने कहा भी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगाती है। तो राजीव गांधी विद्युतीकरण, और यहां पर बहुत सारी योजनाएं जो एनडीए सरकार के समय थी और यहां पर अभी रघुवंश बाबू ने कुछ बातें कही भी। अब आप कंक्लूड कीजिए। मैंने 2-3 मिनट की बात की थी। जो इस देश के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर की योजनाएं थी, गोरखपुर में एक बाईपास बन रहा है। महोदय, उस बाईपास को 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था और तय हुआ था कि वह कार्य 2007 तक कंप्लीट हो जाएगा। दुर्भाग्य से एनडीए की सरकार का, यूपीए की सरकार है, 2004 में इन्होंने कार्य प्रारंभ नहीं होने दिया। 2007 में किसी प्रकार से प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा 9 तक पूरा कर देंगे। और आज की स्थिति यह है, गोरखपुर बाईपास की जो योजना है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत उसको लिया गया है, वह अभी पूरा होने की बात तो दूर, 30% कार्य भी उसका नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो एनडीए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी,
आज भी वह 3 साल पीछे चल रही है और अन्य तमाम योजनाएं बार बार ढोल पीटने का कार्य हो रहा है नरेगा के माध्यम से। मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां के ग्रामीण विकास मंत्री को, इन्होंने उसका नाम मनरेगा कर दिया। मनरेगा नहीं बल्कि वो अब मरेगा हो गया है। नरेगा नहीं रहा, वो मरेगा हो गया है। भ्रष्टाचार और लूट खसोट का एक गड्ढा। अनावश्यक रूप से इस देश के लोगों के अंदर भय पैदा करने का एक प्रयास, 100 रुपए देकर के, और वह भी पूरे 365 दिन का कार्य नहीं, 100 दिन का कार्य। और यहां पर जैसे महंगाई पर चर्चा के दौरान इस बात को कहा भी गया कि अगर पूरे साल भर उसका ले लें तो 850 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से एक व्यक्ति का आप बहुत बैठेगा। अच्छा बोल रहे इसमें हैं जोगी जी, लेकिन भाजपा के ही अभी 10 सदस्यों के और नाम आए हुए हैं मैंने चेयर के 1 मिनट पास। के अंदर में आ रहा हूं, बस अब मैं केवल मुद्दों पे आ रहा हूं और उस पे सबको मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा मुझे एक और नोट करना था बनटांगिया मजदूरों के बारे में। महोदय, मेरे बगल का जनपद है कुशीनगर, वहां पर 2 लाख की आबादी मुसहर जाति के लोगों का। आजादी के 62 वर्षों के बाद उनके पास न जमीन का टुकड़ा है, उनके पास न कोई मकान है, बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, कुछ भी उनके पास नहीं। और वैसे ही बनटांगिया के लोग, बनटांगिया मजदूरों के पास कुछ भी नहीं है। जंगलों में उनको आज भी मतदान, यानी जंगलों में है उनको, अभी जो पंचायत के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव में उनको भाग लेने का अधिकार ही नहीं। सरकार केवल घोषणाएं करती जा रही है। श्री अनंत मुसहर गीते जाति के लोगों के लिए, बनटांगिया लोगों के लिए सरकार को, और बनवासी लोगों के लिए, जो थारू जनजाति के लोग बलरामपुर, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में इन जनपदों में, उधर आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में रहते हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए, केवल घोषणाओं से नहीं। उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाएं सामने आनी चाहिए। इसके अलावा प्लीज जो 2-3 जोगी जी, चीजें, मैंने गीते जी को बुला लिया है। अब थोड़ी चेयर का सम्मान अगर आप जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन 2-3 करेगा? पॉइंट की बात, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते तो मैं अब तक कंक्लूड कर लेता। नहीं, मैं बस 2-3 पॉइंट, 1-2-3 मैं सब जोड़ रहा हूं। एक तो आप कंक्लूड कर दीजिए। संचार क्षेत्र में भ्रष्टाचार का, महोदय, आज बीएसएनएल की सेवाएं सबसे खराब मानी जा रही हैं। बीएसएनएल की जो सेवाएं हैं, और इसमें स्पेक्ट्रम घोटाला को किस रूप में इन्होंने डाइल्यूट किया था, मुझे लगता है कि उससे पूरे देश को सचेत होना पड़ेगा। एक दूसरा, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन Please प्राधिकरण, stop, otherwise you'll deprive one दो- member from your दो party मिनट, from speaking. दो Please, पॉइंट, no, just the हाँ, दो last पॉइंट, words. 2 मिनट। Otherwise राष्ट्रीय your गंगा member नदी will not बेसिन- get a chance. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के बारे में, न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में, और सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा के बारे में इस सरकार की जो घोषणाएं हैं, Please wind मुझे up. लगता है कि वह केवल कागजी घोषणाएं Please. मात्र हैं। इसलिए मैं आज पुनः महामहिम राष्ट्रपति के भाषण के माध्यम से जो घोषणाएं हुई हैं, इनको ये सरकार ईमानदारी से क्रियान्वित कर सकेगी, यह मैं विश्वास करूंगा। आपने एक बार पुनः, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।